इमेजिन करो एक दुनिया जहां ज़ोंबीज ने कब्जा कर लिया है और सड़कों पर तबाही मचा रहे हैं, लोगों को जिंदा खा रहे हैं। ये सीन ज्यादातर लोगों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा, लेकिन इस आदमी के लिए ये सब कुछ उतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी पहले से ही एक ज़ोंबी की तरह चल रही थी। हर दिन वही रूटीन, काम, फिर घर जाकर थोड़ा सा सोना और अगले दिन फिर से वही साइकिल। ये सब कुछ शुरू हुआ था 3 साल पहले, जब उसने अपनी ड्रीम जॉब ज्वाइन की। उस वक्त लगा था कि अब लाइफ सेट हो गई है। ऑफिस के लोग फ्रेंडली थे, एनवायरनमेंट पॉजिटिव लग रहा था, और पहले ही दिन उसकी मुलाकात हुई एक खूबसूरत लड़की साओरी से। ऐसा लगा जैसे सब कुछ परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन असली दुनिया हमेशा फैंटेसी जैसी नहीं होती। एक दिन एक ऑफिस पार्टी के बाद सब कुछ बदल गया। बाकी एम्प्लॉइज अचानक ही ज़ोंबी जैसे बिहेव करने लगे, बिना इमोशन के, बस काम पे काम। उस दिन के बाद उन्होंने 2 रातें ऑफिस में गुजार दी बिना घर जाए, और उससे भी 2 दिन तक घर जाने की इजाजत नहीं मिली। वही पल था जब उसने समझा ये कंपनी सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। अगली सुबह जब टेंडो उठता है तो उसे अपनी जॉब के लिए कोई एक्साइटमेंट या पैशन महसूस नहीं होता, लेकिन उसने इस फील्ड में यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की है, तो उसे लगता है कि इसे कंप्लीट करना उसका फर्ज है। कंपनी के कुछ अच्छे पॉलिसीज भी हैं, जैसे वेकेशन डेज जो कभी यूज नहीं किए जा सकते, अनपेड ओवरटाइम, अंडरपेड वर्कर्स, और एक बॉस जो हमेशा चिल्लाता रहता है। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ प्रॉब्लम्स जिन्हें लेकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे साल तक टेंडो का हेल्थ खराब होने लगता है। सीवियर स्ट्रेस और फटीग उसकी बॉडी को तोड़ने लगते हैं, लेकिन बॉस उसके वर्कलोड को और भी बढ़ा देता है, जैसे उसकी हालत देख ही नहीं रहा हो। सिर्फ एक चीज है जो टेंडो को जिंदा महसूस करवा रही है, साओरी का ख्याल और ये उम्मीद कि शायद कभी उसके साथ एक चांस मिले। लेकिन हर गुजरता दिन और भी अनबेरेबल हो जाता है। अब तो सीईओ भी साओरी को टारगेट करने लगा है, और ये देखकर टेंडो की लास्ट बिट ऑफ सैनिटी भी चली जाती है। अब उससे समझ नहीं आता कि वो अब तक यहाँ क्यों काम कर रहा है। वो इतना मेंटली ब्रोकन हो चुका है कि एक दिन बिना सोचे समझे ट्रैफिक में चल पड़ता है। शायद कोई कार टकरा जाए और सब खत्म हो जाए, लेकिन उसकी किस्मत में वो भी नहीं लिखा होता। वो दूसरी जॉब भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसे लगता है सब जगह हाल वही होगा, और अगर वो चला गया तो उसके साथी एम्प्लॉइज के लिए और भी बुरा हो जाएगा। तीसरे साल में टेंडो पर इतना प्रेशर आ चुका है कि हालत इतनी खराब हो जाती है, उसने एक बार तो ट्रेन के सामने जाकर अपनी जान देने की भी कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि उसे काम ना जाना पड़े। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी की तरह चल रही थी। अब उसका माइंड सिर्फ एक ही लूप में फंसा हुआ है, काम काम और फिर काम। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट लगने लगा है, जैसे जिंदगी में कोई रंग ही नहीं बचा। अगले दिन सुबह जब उठता है तो सिर्फ काम के ख्याल से उसे मिनी पैनिक अटैक आ जाता है। फिर भी मैकेनिकल तरीके से कपड़े पहनता है, बैग उठाता है और काम के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलता है उसकी नजर पड़ती है मेल बॉक्स पर। एक लेटर पड़ा होता है। तब उसे याद आता है कि उसने अपना पार्किंग पास का पेमेंट नहीं किया है। वो तुरंत बिल्डिंग मैनेजर के रूम की तरफ जाता है, सोचता है कि वहां जाकर एक्सप्लेन कर देगा। दरवाजे पर नॉक करता है, कोई जवाब नहीं, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ होता है। वो धीरे से अंदर जाता है, लेकिन जो सीन सामने होता है वो कुछ और ही होता है। बिल्डिंग मैनेजर जिसका सिर किसी और के पेट के अंदर घुसा हुआ होता है। एक हॉरिफाइंग सीन, और इसी मोमेंट में टेंडो को पहली बार काफी टाइम बाद कोई रंग नजर आता है। शॉक में वो तुरंत रूम से भागता है, बिल्डिंग के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां और भी ज़ॉम्बीज होते हैं। घबराहट में वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागता है, और उस मोमेंट में भी उसके दिमाग में एक ही थॉट होता है, अगर ये चला तो मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगा। लेकिन तभी आसमान से एक प्लेन गिरता हुआ दिखता है, एकदम साइलेंट शॉक। और तब उसे रियलाइजेशन होता है वो सारे बॉसेस, वो सारी अथॉरिटी जिसने उसकी जिंदगी को लिविंग हेल बना दिया था, सब मर चुके हैं। अब उसे काम पे जाने की जरूरत नहीं है, अब उसे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। उसकी जिंदगी में फिर से रंग लौट आए हैं। वो एक रूफटॉप पर बैठता है और सोचता है कि अब उसके पास फ्री टाइम है तो वो सब कुछ कर सकता है। फिर वो साओरी के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या वो ठीक है, और वो तैयार होता है उसे कन्फेस करने के लिए, चाहे इससे उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो सीईओ की साइड चिक थी, वो मोटा बॉस जो भाग भी नहीं सकता पक्का मर चुका होगा। ये सोचकर वो अपनी साइकिल पर सवार होता है ताकि उसके घर का पता लगा सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वो बॉस के जूते वहां पाता है, और वो मोटा जॉम्बी बन चुका होता है। तो वो इसका फायदा उठाकर सीधा बोल देता है, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं मोटे, और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। अफसोस की बात है कि साओरी भी वहां थी, और वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। आंसुओं से भरी हुई आंखों से वो उसे दिल की बात कन्फेस करता है ताकि अंदर का बोझ हल्का हो सके, और फिर तुरंत खाने से बचने के लिए भाग लेता है। उस रात वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। दुनिया की इस हालत में वो कभी भी मर सकता है, इसलिए उसे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये सोचकर वो एक बकेट लिस्ट बनाता है उन चीजों की जो उसे मरने से पहले करनी है। अगले दिन टेंडो को अपनी नरक जैसी वर्किंग कंडीशंस का एक डरावना सपना आता है, और वो चीखते हुए उठता है। लेकिन उसे राहत मिलती है जब उसे एहसास होता है कि अब उसकी दुनिया काफी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि यह एक ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स है और वो इसके लिए तैयार है। एक नए जज्बे के साथ जो अब उसके पास जिंदगी जीने के लिए बचा है, वो आखिरकार अपने कमरे को साफ करता है। पूरे 1 साल बाद फ्रिज से एक बियर निकालता है और उसका स्वाद पूरी तरह महसूस करता है, और ये थी उसकी पहली बियर ऑफ फ्रीडम। उसी वक्त न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है कि शहर में तबाही मची हुई है, हर जगह आग लगी है और न्यूज रूम भी ओवररन होने के खतरे में है। लेकिन इस
सब के बीच एक न्यूज लेडी अभी भी अपने काम पर खड़ी है, डर के बीच रिपोर्ट करती हुई। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलता। ज़ॉम्बीज़ के अटैक के वजह से वो भी बंद हो जाता है और उसे पता है ऑब्जेक्टिवली दुनिया बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अभी उसका बस एक ही प्लान है, बियर पीना और आराम करना उन सालों के टॉर्चर के बदले में। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज से एक और बियर लेने जाता है, एक कड़वी सच्चाई उसका इंतजार कर रही होती है। उसके पास बियर खत्म हो चुकी है और यह आज उसके साथ होने वाली सबसे बुरी चीज है। वो सिर्फ चैन से लेटना चाहता था, लेकिन अब उसे और बियर लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा और ये सफर आसान नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा लेजी दिन सच में हो सकता है अगर उसके पास बियर ही ना हो पीने के लिए? इसीलिए चाहे उसका दिल कितना भी आराम करने का हो, उसे ये करना ही पड़ेगा। जब वो अपने मॉरल डिलेमा में उलझा हुआ है, तभी दूसरे कमरे में एक कपल है जो इस एपोकलिप्स से काफी डरा हुआ है, जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान होता। लड़का लड़की से कहता है, अगर हम एक और दिन यहाँ रुक गए तो शायद कोई हमें बचा लेगा, लेकिन उन्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। लड़का बैल्कनी पर जाकर प्रार्थना करता है कि कोई भी उनकी मदद के लिए आए, और जैसे ही वो यह कहता है, उसकी नजर पड़ती है टेंडो पर, जो एक पाइप से नीचे उतर रहा होता है। लड़का घबरा जाता है और तुरंत कहता है, अंदर आ जाओ जब तक सेफ हो। लेकिन टेंडो बिल्कुल शांत है, कहता है, मैं ठीक हूँ, बस कुछ चीजें लेने सुपरमार्केट जा रहा हूँ। फिर वो कैजुअली अपने आप को उनका नेक्स्ट डोर नेबर इंट्रोड्यूस करता है। लड़का टेंडो के इस नॉनशलांट एटीट्यूड से शॉक्ड होता है। पाइप से लटका हुआ बंदा फुल चिल मोड में। फिर वो अपना नाम बताता है, कोसाका। टेंडो अब थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता है, और क्योंकि वो सुपरमार्केट जा रहा होता है तो कैजुअली पूछता है, कुछ चाहिए? नूडल्स, टॉयलेट पेपर? जब टेंडो अपनी साइकिल से सड़क पर हवा की तरह निकलता है तो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और कुछ ही देर में उसका पीछा करने लगते हैं। उस मोमेंट में उसे एहसास होता है, अगर वो घेर लिया गया तो यहाँ उसका मरना पक्का है। लेकिन आज बियर के बिना रहना उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है, तो यह रिस्क लेना जरूरी है। वो फाइनली एक सुपरमार्केट तक पहुंचता है, जिसके बाहर एक और साइकिल खड़ी होती है और उस पर एक कैमरा भी लगा होता है। लेकिन टेंडो इस सब पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, बियर। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और बियर सॉन्ग गाते हुए शॉपिंग करना शुरू करता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो फ्रिज के पास खड़ी होती है। उस मोमेंट में उसे अपने ही गाए हुए सॉन्ग पर इंस्टेंट क्रिंज फील होता है। वो प्रिटेंड करता है कि कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कुछ भी नहीं कहती। और जब ऑकवर्ड साइलेंस ज्यादा लंबा हो जाता है तो टेंडो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर जाती है। वो डेस्परेट होकर अपना कॉन्टैक्ट इन्फो देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फाइनली लड़की बोलती है, तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी सिर्फ कुछ बियर्स के लिए, और ऐसे वक्त में तुमने पानी तक नहीं उठाया। और वो सोचती है कि ऐसे वक्त में जो लड़का समझदारी ना दिखाए वो सिर्फ एक बोझ है, और सबसे बुरा, उसने दरवाजा प्रॉपर्ली बंद भी नहीं किया। अब ज़ॉम्बीज अंदर आ रहे हैं। टेंडो लड़की को बचाने के लिए उसके सामने आने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे पीछे खींच लेती है और तभी एक ट्रक दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और ज़ॉम्बीज उससे बस एक जबरदस्त इत्तेफाक से कुचल जाते हैं। टेंडो इस इंस्टेंट मिरेकल से बच जाता है, लेकिन वो इससे कुछ वैल्यूएबल सबक भी सीखता है। रिस्क एनालाइज करने से पहले कुछ मत करो और दरवाजा हमेशा बंद रखो। वो उम्मीद करता है कि वो लड़की से दोबारा कभी मिले, लेकिन अभी टाइम नहीं है इमोशनल कनेक्शंस के लिए। उसके साइकिल ट्रक के नीचे आकर बर्बाद हो चुकी है और अब ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन तभी उसकी नजर एक स्कूटर पर पड़ती है। उसका नया भाग निकलने का जुगाड़ मिल गया है। राइड अपग्रेड हो चुकी है और इस नए मोड में उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अपोकलिप्स शुरू होने के वक्त रश आवर थी, तो सड़कों पर हजारों छोड़ी गई गाड़ियां होंगी जिनमें शायद अभी भी कीज हो। शायद मुझे इससे भी बेहतर कुछ मिल जाए। और जैसे ही वो यह सोच रहा होता है, उसकी नजर कॉर्नर में पड़ती है और अब उसके पास एक धमाकेदार गाड़ी है। वो फाइनली अपने अपार्टमेंट तक पहुंचता है और कोसाका के फ्लैट पर रुकता है, लेकिन जो वहां उसे मिलता है वो सिर्फ एक खून से लथपथ मंजर होता है। और उस पल उसे लगता है शायद वो कोसाका से दोबारा कभी मिल नहीं पाएगा। उस रात उसके दिमाग में एक बात घूमती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो भी वो पूरी तरह से जीना चाहता है और वो सब कुछ करना चाहता है जो काम के चक्कर में कभी नहीं कर पाया। वो गहरी सोच में डूबता है और लिखता है एक लिस्ट, एक प्लान, सब कुछ जो वो करना चाहता है। अगले दिन हम लड़की को एक पेंट हाउस में देखते हैं। वो अपनी सुबह की रूटीन शुरू करती है, 10 किलोमीटर ट्रेडमिल पर दौड़ती हुई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को सर्वाइव करने के लिए पूरी तरह सीरियस अप्रोच के साथ। वो ज़ॉम्बीज के मूवमेंट का एनालिसिस करती है, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए उसे नीचे जाना पड़ता है ताकि वो डेटा कलेक्ट कर सके। इसी वजह से वो पहले सुपरमार्केट गई थी, जहां उसकी मुलाकात टेंडो से हुई थी। वो पहले से ही मार्केट में क्रैश हुआ ट्रक और टेंडो का एनालिसिस कर रही है। फिर वो टेंडो के फुटेज देखती है जो उसने रिकॉर्ड किया था और सोचती है कि शायद उसका तरीका भी कुछ कम नहीं। दूसरे सर्वाइवर्स के बीच एक छोटी लड़की अपने पापा की मौत पर रो रही है। क्लब मैनेजर उस लड़की को संभालने की कोशिश करता है और कहता है, तुमने अब तक बहुत अच्छा किया है। लेकिन जब वो बात कर रहा होता है तब उसका एक आदमी आता है और बताते हैं कि ज़ॉम्बीज वापस आ गए हैं। मैनेजर लड़की से कहता है, तुम्हें कुछ करना होगा और मैं वापस आऊंगा। वो लोग बाहर निकलते हैं एक धमाकेदार तरीके से ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए और क्लब में बचे लोगों की रक्षा करने। इस बीच टेंडो अपनी नए मोटरसाइकिल के साथ अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा होता है। वो शिंजुकू डिस्ट्रिक्ट आता है अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो को ढूंढने के लिए। कुछ टाइम पहले टेंडो एक कूल बियर्ड उगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में मार्कर से ड्रॉ करने लगा, जो बिल्कुल वैसा नहीं दिखा जैसा वो चाहता था। फिर उसने बियर्ड हटा दी और शेव कर लिया। वो सोचता है आज क्या करूं, तभी उसे पता चलता है कि उसका
उसका फोन मैसेज रिसीव कर रहा है। वो खुशी से झूम उठता है, मतलब इंटरनेट फिर से चल पड़ा है। पिछले 3 साल से जब से वो काम शुरू किया है, उसके पास अपने पुराने दोस्तों से बात करने का मौका नहीं था। अब वो उनसे कैचअप करना चाहता है। वो अपने सब दोस्तों को मैसेजेस भेजता है और रिप्लाईज का इंतजार करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है इंटरनेट इसलिए चल रहा है क्योंकि नेटवर्क ट्रैफिक बहुत कम है। इसका मतलब है उसके ज्यादातर दोस्त अब नहीं रहे। ये सोचकर उसका मन थोड़ा भारी हो जाता है। उसने अपने सारे वो साल दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के बजाय बस ओवर टाइम काम करते गुजारे, जो कितना बेकार था। वो अपने कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल करता है और अपने एक दोस्त केंचो को देखता है। उसे पता है कि केंचो एक फाइटर है, इसलिए उसके लिए यह सोचना भी नामुमकिन है कि वो ऐसे ही मर जाएगा। इस बीच केंचो बस यूं ही मरने वाला था। वो इस कमरे में 3 दिन से फंसा हुआ था, सिर्फ पानी के साथ, और हॉलवे ज़ॉम्बीज से इतना भर गया था कि उसके पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वो इस ज़ॉम्बी औरत के साथ फंसा हुआ था। वो वहां बैठा था, सोच रहा था कि शायद यही उसकी जिंदगी का अंत है। उसकी जिंदगी उसके सामने फ्लैश हो रही थी और उसे टेंडो के साथ कॉलेज के दिन याद आ रहे थे। उस वक्त टेंडो ने एक्चुअली केंचो को कॉल किया था और वो कॉल देखकर केंचो बहुत शॉक्ड हुआ। टेंडो ने उसकी लोकेशन पूछी और केंचो बताता है कि वो शिंजूकू में है, लेकिन टेंडो के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल था, बिना ज़ॉम्बीज के चक्कर में खाए जाए। फिर भी यह बात उसे रोक नहीं पाई, इसलिए टेंडो शिंजूकू की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे याद आता है कि वो केंचो से ड्रिंक्स पर मिलता था, लेकिन असल में केंचो एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर था, अच्छी सैलरी, बॉसेस का प्रेज और एक सच्ची लव लाइफ के साथ। केंचो ने एक बार टेंडो से कहा था कि शायद उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उस वक्त टेंडो इतने गहरे रैबिट होल में था कि उसे यह बात समझ नहीं आई और वो उस पर गुस्सा हो गया। उनकी छोटी सी हैंग आउट जल्दी खत्म हो गई। टेंडो कभी माफी नहीं मांग पाया और अब वो तैयार है ये करने के लिए। इस बीच पहले वाले मैनेजर को अपने फाइनल मोमेंट्स का सामना करना पड़ा था। जब ज़ॉम्बीज धीरे धीरे उसके पास आते, वो मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन एक दरवाजे से आने वाला कार का हॉर्न उसके लिए काफी था। ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो बच गया। ये हॉर्न आवाज उन ज़ॉम्बीज को भी अट्रैक्ट करती है जो केंचो को उसके कमरे में पकड़ कर रखे थे, इसलिए केंचो फाइनली अपने बंधन तोड़कर आगे बढ़ पाता है। जब वो देखता है कि ज़ॉम्बीज थोड़ी दूर चले गए हैं, तभी टेंडो आकर चिल्लाता हुआ माफी मांगता है कि उसने पहले केंचो की एडवाइस नहीं मानी और जलन की वजह से दूरी बनाई। लेकिन उनकी यह चिल्ला पुकार ज़ॉम्बीज को फिर से अट्रैक्ट कर देती है और दोनों को रूफटॉप पर जाना पड़ता है। वहां पहुंचकर उन्हें यह समझ आता है कि ज़ॉम्बीज उनके पीछे आ गए हैं, मतलब अब वो फंस चुके हैं। केंचो सोचता है कि शायद ये उनका अंत है, लेकिन टेंडो उसे यूं ही हारने नहीं देता। टेंडो कहता है कि उन्हें रूफटॉप्स के बीच जंप करना होगा। केंचो को यकीन नहीं होता कि वो इतना बड़ा जंप कर पाएगा। टेंडो पहले कूदता है और सफल होता है। अब केंचो की बारी है और वो भी टेंडो से माफी मांगता है कि उसने पहले जलन का एहसास कराया था। सच ये है कि वो अपनी जॉब से नफरत करता था, एक ऐसा धोखेबाज जो लोगों को बुरे कॉन्टेक्ट्स में फंसाता था। इसीलिए वो अच्छी चीजों का मजाक उड़ाता था ताकि अपने गिल्ट से बच सके, लेकिन असल में वो हमेशा से एक स्टैंड अप कॉमिक बनना चाहता था। टेंडो उसे कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है और केंचो को एहसास होता है कि अब गिव अप करने का वक्त नहीं है। वो दौड़ता है, कूदता है और किसी अजीब वजह से रास्ते में अपने सब कपड़े उतार देता है।